हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। तो कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे। तो जैसा कि सिलेबस में डिस्कस कर ही चुका हूँ और मैंने इसका PDF भी डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, अंतर्निरीक्षण विधि यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड पढ़ चुके हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ चुके हैं क्या होता है, सर्वे मेथड क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल मेथड पढ़ चुके हैं और क्रॉस सेक्शनल मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस कल्चरल मेथड, या फिर इसको हम क्रॉस कल्चरल रिसर्च भी कह सकते हैं। कोई अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। इसी तरीके से जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने बताया था, एक्सपेरिमेंटल मेथड या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिटेल में आपको पढ़ना है तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। रिसर्च एप्टीट्यूड नाम से प्लेलिस्ट पर वहाँ पर पड़ी हुई है चैनल पर। तो वहाँ से जाकर आप सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च और वेरिएबल्स क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, उन सारी चीज़ों को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस कल्चरल मेथड या क्रॉस कल्चरल रिसर्च। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्रॉस कल्चरल रिसर्च क्या है। तो देखिए, क्रॉस कल्चरल रिसर्च का शोध का अर्थ और स्वरूप क्या है, इसको देखते हैं पहले। तो देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्रॉस कल्चरल रिसर्च या क्रॉस सांस्कृतिक शोध किसे कहते हैं, यानी ये किसे कहते हैं। यह एक ऐसा शोध है जिसमें शोधकर्ता दो या दो से अधिक संस्कृति के समूहों, संगठनों, है ना, तथा संस्थानों आदि की तुलना किसी एक या एक से अधिक चर पर करता है। यानी कि देखिए, क्रॉस कल्चरल रिसर्च में होता क्या है, डिफरेंट कल्चर्स के ग्रुप होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के। जैसे मान लीजिए, अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ही बात कर लीजिए इंडिया में, तो हमारा नॉर्थ कल्चर अलग है, यानी नॉर्थ इंडिया का कल्चर बिल्कुल अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से वेस्ट और ईस्ट इंडिया का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो जब हम अलग अलग कल्चर्स की स्टडी करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस कल्चरल रिसर्च। अब आगे देखिए क्या है, जैसा जेंडन क्या कहते हैं, क्रॉस सांस्कृतिक शोध में दो या दो से अधिक समाजों से प्राप्त आंकड़ों की तुलना होती है और इस तरह से इसमें विश्लेषण की इकाई संस्कृति न कि व्यक्ति होता है। यानी कि देखिए, क्रॉस कल्चरल रिसर्च में सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जो सैंपल्स होते हैं या कह लीजिए जो हमारे यूनिट होती है, वो एक व्यक्ति ना होके वो पूरी सोसाइटी का कल्चर होता है, उस सोसाइटी के पूरी संस्कृति का, उस समाज की संस्कृति होती है, ना कि कोई एक इंसान। यहाँ पर यही लिखा है, यानी कि देखिए क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक समाजों से प्राप्त आंकड़ों की तुलना होती है और इस तरह से इसमें विश्लेषण की इकाई संस्कृति होती है, न कि कोई व्यक्ति होता है। अब इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक शोध में विभिन्न संस्कृति के समूहों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक शोध में क्या करते हैं हम लोग, विभिन्न संस्कृति के समूहों का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब देखिए क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब इस विशेषताओं को देखते हैं। तो इनकी विशेषताओं और स्वरूप को समझने के लिए हमें कुछ बातें जाननी होंगी। जैसा सबसे पहला है, देखिए, क्रॉस कल्चरल रिसर्च में विभिन्न संस्कृति से लिए गए व्यक्तियों के समूहों या संगठनों की समानता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें वही बात लिखी गई है कि डिफरेंट कल्चर्स से हम लोग जो ग्रुप हैं, सैंपल्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स में, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है एक कल्चर का, साउथ कल्चर का, एक दूसरा ग्रुप है नॉर्थ कल्चर का, तो इन दोनों ग्रुप्स को हमने ले लिया, रिसर्चर ने ले लिया। अब रिसर्चर क्या स्टडी करता है कि इन दोनों ग्रुप्स में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, यानी दोनों की संस्कृतियों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस क्या है या क्या अंतर है, क्या विभिन्नताएं हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। और इसका अध्ययन करने के बाद रिसर्चर करता क्या है, इसके लिए सांख्यिकी विश्लेषण यानी स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन के आधार पर तुलना करता है रिसर्चर। ठीक है, यानी जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं उसे सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर उसकी तुलना करता है। इसमें प्रायः विभिन्न समूहों के
माध्यमों यानी मीन्स की तुलना आपस में कर इसके अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है। ठीक है, यानी सार्थकता की जांच की जाती है, सिग्निफिकेंट लेवल चेक किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए, इस तरह के शोध में जो शोधकर्ता होता है के अध्ययन की इकाई समूह होता है, न कि कोई खास व्यक्ति। जैसा कि मैंने बताया कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च में जो सैंपल होता है वो एक पूरा ग्रुप होता है, ना कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, कोई पर्सन नहीं होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च में सैंपल्स कौन होते हैं, एक व्यक्ति होता है या एक ग्रुप होता है या और भी जो भी ऑप्शन हो ये। तो देखिए प्रत्येक संस्कृति से जिनका अध्ययन किया जाता है एक प्रतिनिधि समूह का चयन किया जाता है और इन्हीं की तुलना की जाती है। यानी जिस भी संस्कृति का हमें अध्ययन करना है उस संस्कृति में से, जैसे मान लीजिए साउथ कल्चर में 1 लाख पर्सन है मान लीजिए, अब उसमें से हम क्या करेंगे, रिसर्चर क्या करेगा, 10,000 लोगों का एक ग्रुप बना लेता है या 10,000 लोगों को सैंपल के रूप में सेलेक्ट कर लेता है, या जो भी रिसर्चर की नीड्स हैं उसके हिसाब से कर लेता है इक्वल रेशियो में। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट फीचर है इसका, इस तरह के शोध में विभिन्न संस्कृति के लोगों या समूहों की आम तुलना नहीं की जाती है, बल्कि कुछ खास चर जैसे सेक्स बिहेवियर, लैंग्वेज बिहेवियर, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस यानी बच्चों की पालन पोषण पद्धति आदि पर ही उनकी तुलना की जाती है। यानी कि देखिए यहाँ रिसर्चर जो भी समस्याएं लेता है क्रॉस कल्चरल रिसर्च में, कोई आम समस्या नहीं लेता है कि संस्कृतियों के बीच में क्या आम समस्याएं, ऐसा नहीं, वो किसी स्पेसिफिक वेरिएबल्स का अध्ययन करता है। जैसे मान लीजिए 2 संस्कृति के बीच में यौन संबंधी व्यवहार क्या हैं, या भाषा व्यवहार क्या है बच्चों में, बच्चों के पालन पोषण की पद्धति क्या है, ये सारी चीज़ें। या फिर मान लीजिए जो मैरिज या शादी करने का जो तौर तरीका है विभिन्न संस्कृतियों में कैसा है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ में क्या होता है, पूरे विधि विधान से सारी शादियां होती हैं, यहाँ का कल्चर अलग है, उस हिसाब से होता है। इसी तरीके से साउथ में शादी का सिस्टम अलग है। इसी तरीके से मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो अमेरिका में शादी का सिस्टम अलग है, वहाँ पे तौर तरीके अलग हैं। इसी तरीके से अफ्रीका में आप जाएंगे, वहाँ पर सिस्टम सारे अलग हैं। तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न शादी के तरीके हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें क्या है, देखिए अब इन विशेषताओं से क्या स्पष्ट होता है, इन विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि जो क्रॉस कल्चरल रिसर्च है उस परिस्थिति में सबसे अधिक उपयोगी शोध विधि है जहां शोधकर्ता का उद्देश्य किसी एक संस्कृति के लोगों का नहीं बल्कि कई संस्कृति के लोगों के व्यवहारों की समानताओं तथा विषमताओं के बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। यानी कुल मिला के यही बात लिखी है कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च का मेन मतलब यही होता है कि डिफरेंट कल्चर्स के लोगों का कुछ खास बिहेवियर या जो उनकी सिमिलरिटीज़ है या जो डिसिमिलरिटीज़ है उनका अध्ययन करना। ठीक है, और अंततः किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। अब उदाहरण देखें तो क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई रिसर्चर है वो यह जानना चाहता है कि बच्चों के पालन पोषण प्रणाली के दौरान बालकों द्वारा अनुभव किए गए कुंठाओं एवं दंडात्मक अनुभूतियों का प्रभाव उनके एडल्ट पर्सनैलिटी के शील गुण जैसे चिंता तथा सांवेगिक अस्थिरता पर क्या पड़ता है। यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम में वो क्या है, एक रिसर्चर है वो ये जानना चाहता है कि जो बच्चों का पालन पोषण है बचपन में उसके दौरान जो बालक कुंठाओं यानी जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं या जो बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता है उसका जो है बच्चों के बड़े हो जाने पर या एडल्ट पर्सनैलिटी पर पर्सनैलिटी में जो चर हैं जैसे चिंता है या सामूहिक अस्थिरता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करना चाहता है रिसर्चर। तो देखिए आगे क्या है, इसके लिए रिसर्चर करेगा क्या, रिसर्चर को कई सांस्कृतिक समूहों से आंकड़े इकट्ठे करने होंगे। अब यहाँ पर देखिए मेन समस्या थी बालकों पर यानी बच्चों पर पालन पोषण प्रणाली का अध्ययन करना था। तो ये जो बच्चों को सेलेक्ट करेगा, जो सैंपल सेलेक्ट करेगा डिफरेंट कल्चर्स के, जैसे यहाँ देखिए इसने किया है इस स्टडी में जो रिसर्चर था उसने 10 विभिन्न सांस्कृतिक समूहों से जिनमें भिन्न भिन्न ढंग से बालकों को दंड दिया जाता है तथा उनमें कुंठा उत्पन्न की जाती है के वयस्क व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करने का निश्चय करता है। यानी रिसर्चर क्या करता है, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ईरान, रिसर्चर ने ईरान के कुछ सैंपल से सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, और रिसर्चर ने कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लिए हैं आपका इंडिया का, रिसर्चर ने कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लिए हैं अफ्रीका के, और रिसर्चर ने कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लिए हैं अमेरिका के। ठीक है, इसी तरीके से यूके के, इसी तरीके से मान लीजिए 10 देशों के बच्चों को उसने चूज़ कर लिया।
अब उसने क्या किया, देखिए जैसे मान लीजिए हम ईरान की बात करें तो ईरान में जो दंड देने का तरीका है, पनिशमेंट का जो सिस्टम है, बिल्कुल बहुत ही हार्ड सिस्टम है। यानी कि आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपको दंड दिया ही जाएगा और वहाँ पर कोई भी आपको क्षमा याचना नहीं दी जाती है। उसके रिस्पेक्ट में इंडिया की बात करें तो इंडिया में थोड़ा सा सॉफ्ट है। इसी तरीके से हर देश में अलग अलग सिस्टम है। अब रिसर्चर ये चाह रहा है कि हम वहाँ के वयस्कों के, मतलब हर देश के वयस्कों के, यानी 10 विभिन्न संस्कृति के वयस्कों से का अध्ययन करें कि बचपन में उन्हें जो भी दंड देने का तरीका था या जो भी कुंठाएँ थी, उससे बड़े होने पर उनकी पर्सनालिटी पे क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब आगे देखिए क्या है, रिसर्चर आगे क्या करेगा। अब वह इन व्यक्तियों के शील गुण जैसे चिंता तथा सांवेगिक अस्थिरता यानी इमोशनल इनस्टेबिलिटी का मापन करके उनकी संस्कृति में प्रचलित पालन पोषण प्रणाली से सहसंबंधित तथ्यों से संबंधित करेगा। जैसे यदि शोधकर्ता को यह पाता है कि जिन जिन संस्कृतियों में बच्चों के पालन पोषण में शारीरिक दंड का सहारा अधिक लिया जाता है तथा उन्हें बात बात पर कुंठित करने का प्रयास अधिक किया जाता है, तो उनके वयस्क व्यक्तियों में सामयिक अस्थिरता एवं चिंता की मात्रा भी अधिक होती है। यानी कि देखिए यहाँ सिंपल सा ये लिखा है कि जिस संस्कृति में बच्चों को बहुत कठिन शारीरिक दंड दिया जाता है, उनको हैरिश किया जाता है, उनको कुंठित किया जाता है, तो वयस्क होने पर उसमें जो है सामवेगिक अस्थिरता और चिंता की मात्रा बहुत अधिक होगी इन कंपैरिजन टू दोज, यानी उन बच्चों की तुलना में जो जिनको बचपन में दंडित नहीं किया जाता है या फिर बहुत कम दंडित किया जाता है, डांटा फटकारा जाता है। ठीक है, तो वह स्पष्टता इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि विभिन्न संस्कृतियों में व्यवहृत पालन पोषण प्रणाली का प्रभाव वयस्क व्यक्ति में चिंता एवं सामयिक अस्थिरता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये था एग्जाम्पल। आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्रॉस कल्चर शोध में आंकड़े संग्रह करने के टूल्स क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्रॉस कल्चरल रिसर्च में हम लोग किन किन टूल्स की मदद से जो है आंकड़े इकट्ठा करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। पहला है क्वेश्चनियर, प्रश्नावली। सेकंड है अनुसूची। थर्ड है साक्षात्कार या इंटरव्यू। फोर्थ है रेटिंग मापनी या रेटिंग स्केल। फिफ्थ है आपका क्रियात्मक परीक्षण या परफॉर्मेंस टेस्ट। सिक्स है आपका प्रक्षेपी परीक्षण। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च में हम लोग किन किन टूल्स का प्रयोग करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये है डेटा कलेक्शन का। और इसका जो अभी सिलेबस में ये सारी चीज़ें डिटेल में है, इस पे हम लोग अलग से वीडियो बना के पढ़ेंगे कि क्वेश्चनियर क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, रेटिंग स्केल, परफॉर्मेंस टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर केवल टूल जान लीजिए कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए कौन से टूल हम लोग यूज़ करते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो क्रॉस कल्चरल रिसर्च में हम लोग कौन कौन से अप्रोच यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, क्रॉस कल्चरल रिसर्च में हम लोग दो अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। सबसे पहला है एमिक अप्रोच। एमिक का मतलब होता है इनर या आंतरिक। ठीक है, एमिक का मतलब होता है इनर या आंतरिक उपागम, और एटिक का मतलब होता है बाह्य उपागम। ठीक है, एटिक अप्रोच। तो ये दो अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च में कौन सी अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, तो एमिक और एटिक अप्रोच। ठीक है, आगे देखिए क्या है, क्रॉस कल्चरल रिसर्च का एमिक अप्रोच, यानी एमिक अप्रोच में हम लोग करते क्या है। एमिक अप्रोच में विशेष सांस्कृतिक व्यवहारों का अध्ययन विशेषकर उन चीज़ों के रूप में किया जाता है जो वहाँ के लिए महत्व के होते हैं तथा वहाँ की सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े होते हैं। यानी कि एटिक अप्रोच में हम लोग इंटरनल बिहेवियर, इंटरनल कल्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, इस उपागम की मान्यता यह है कि किसी भी संस्कृति को उत्तम ढंग से समझने के लिए कुछ स्वदेशी उपकरण या परीक्षण का होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे क्या है देखिए, उस संस्कृति से बाहर विकसित किए गए परीक्षणों से इस संस्कृति के लोगों का व्यवहार का अध्ययन ठीक ढंग से नहीं हो सकता है। यानी कि एमिक अप्रोच में हम जब भी डेटा कलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जो हम टूल्स यूज़ करते हैं वो वहीं के परिवेश का टूल होना चाहिए। ये नहीं कि किसी दूसरी संस्कृति का टूल आप इस संस्कृति में लाकर यूज़ करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी टूल हमें वहीं का लोकल होना चाहिए। आगे क्या है, उस संस्कृति देखिए एटिक, ये था आपका एमिक अप्रोच, यानी कि ये आंतरिक होता है। अब एटिक अप्रोच देखिए क्या है, एटिक अप्रोच दूसरे तरफ
यह मानता है कि किसी भी संस्कृति के व्यक्तियों के व्यवहारों को उत्तम ढंग से समझने के लिए यह आवश्यक है कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। ठीक है, यानी कि जब हम दो अलग अलग संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये एटिक अप्रोच का एग्जाम्पल होगा। आगे देखिए क्या है इसमें। इस उपागम में विभिन्न संस्कृतियों के लिए वैध नियमों को स्थापित किया जाता है तथा एक ऐसा सैद्धांतिक ढांचा तैयार करने की कोशिश की जाती है कि उससे विभिन्न व्यक्तियों की संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने में पूरा मदद मिले। अब देखिए जैसे जिंग ने क्या कहा है 2000 में कि सबसे उत्तम क्रॉस कल्चरल रिसर्च वह होता है जिससे उपयुक्त दोनों ही उपागमों का समावेश होता है, जिसमें, है ना, अर्थात पहले एमिक अध्ययन करके यह देख लेना चाहिए कि संस्कृति विशेष के भीतर व्यक्तियों की स्थिति क्या और कैसी है, और तब एटिक उपागम के सारे एक संस्कृति के व्यक्ति की तुलना दूसरे संस्कृति के व्यक्तियों से ही की जानी चाहिए। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम में कि जो आपका क्रॉस कल्चरल रिसर्च है सर्वोत्तम कब माना जाएगा, यानी क्रॉस कल्चरल रिसर्च सर्वोत्तम निष्कर्ष कब देगा। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, अगर ऑप्शन में ये लाइन होगी कि सबसे उत्तम कब माना जाएगा कि क्रॉस सांस्कृतिक अध्ययन, जिसमें सबसे पहले रिसर्चर क्या करता है, किसी एक संस्कृति का पहले अध्ययन कर लेता है विशेष रूप से, यानी कि पहले एमिक अध्ययन करके यह देख लेता है कि उस संस्कृति विशेष के भीतर व्यक्तियों की स्थिति क्या और कैसी है, और जब उस संस्कृति विशेष के भीतर व्यक्तियों की स्थिति पता चल जाती है तब रिसर्चर एटिक अप्रोच के सहारे क्या करेगा, दूसरी संस्कृति से पहली संस्कृति की तुलना करके किसी फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचेगा। यानी सर्वोत्तम मेथड क्या है, पहले एटिक अप्रोच पहले एमिक अप्रोच करे रिसर्चर, फिर एटिक करे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द राइट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग क्रॉस कल्चरल रिसर्च। मान लीजिए ऑप्शन में दे रखा हो फर्स्ट एटिक देन एमिक, सेकंड ऑप्शन हो फर्स्ट एमिक देन एटिक, फिर उसके बाद बोथ यानी इक्वल साथ साथ, यानी एटिक एंड एमिक साथ साथ, या फिर नॉट मतलब नोटा, नॉन ऑफ द अबव। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या होगा, रिसर्चर को पहले एमिक अप्रोच करके पहले ग्रुप के से संबंधित व्यक्तियों के बारे में आंतरिक रूप से विशेष रूप से जान लेना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप की तुलना सेकंड ग्रुप से एटिक अप्रोच के सहारे करना चाहिए। तो ये है इसका मेन उपागम थे इसके क्रॉस कल्चरल रिसर्च के। अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए क्रॉस कल्चरल रिसर्च के जो लाभ हैं और सीमाएं क्या हैं, परिसीमाएं। तो पहले हम इसके लाभ देखेंगे क्या है। तो देखिए जैसा पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला पॉइंट विजिबल होगा अब। ठीक है, देखिए फैक्ट्स, यानी कि जो क्रॉस कल्चरल रिसर्च है उसमें जो फैक्ट्स की वैधता तथा सत्यता की जांच अन्य दूसरी संस्कृतियों में करके मानव व्यवहार के बारे में एक दुरुस्त सामान्यीकरण करने में सहायता प्राप्त की जाती है। इससे मानव के सामान्य प्रकृति को समझने में अधिक मदद मिलती है। यानी कि सबसे पहली चीज़ इसमें ये लिखी है कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च करने के बाद हमें जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसका हम जनरलाइजेशन आसानी से कर सकते हैं अन्य संस्कृतियों पर भी। पहली चीज़ ये लिखी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका दूसरा लाभ क्या है, देखिए जैसे क्लेन ने कहा है 1977 में कि जो क्रॉस कल्चरल रिसर्च है किसी भी सिद्धांत की जांच करने के लिए एक वास्तविक जिंदगी का प्रयोगशाला या रियल लाइफ लेबोरेटरी प्रदान करता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रियल लाइफ लेबोरेटरी, या ऐसा कौन सा रिसर्च है जिसमें रियल लाइफ लेबोरेटरी का टर्म यूज़ किया जाता है। तो क्रॉस कल्चरल रिसर्च है। ठीक है, तो देखिए रियल लाइफ लेबोरेटरी होता क्या है, यानी जिस तरह से एक प्रयोगशाला में एक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट किसी मानव व्यवहार संबंधित तथ्यों की वैज्ञानिक जांच करके उसके बारे में एक ठोस सामान्यीकरण करता है, यानी कि जैसे कोई एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट लैब में एक्यूरेट रिजल्ट निकालता है किसी भी स्टडी का, ठीक उसी प्रकार से क्रॉस कल्चरल रिसर्च में शोधकर्ता मानव व्यवहारों के तथ्यों की जांच
व्यक्ति के वास्तविक जिंदगी रूपी प्रयोगशाला में उनके बारे में बनाए गए विभिन्न सिद्धांतों की जांच करके करता है और सिद्धांतों को यथासंभव उन्नत बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी सीधा सा मतलब ये है कि क्लिन ये कहते हैं कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च ग्राउंड लेवल पर रियल लाइफ में व्यक्तियों को समझने में मदद करता है, जिस प्रकार से एक रिसर्चर एक्सपेरिमेंट करता है लैब में और उसका सामान्यीकरण करता है, सेम उसी तरीके से रिसर्चर रियल लाइफ लेबोरेटरी में जाता है। यानी उन्होंने क्लिन ने इसे क्या किया है, रियल लाइफ लेबोरेटरी की संज्ञा दी है, यानी फील्ड में जब जाता है रिसर्चर। नेक्स्ट लाभ है इसका, देखिए क्या है, इस सिद्धांत मतलब क्रॉस कल्चरल रिसर्च से सिर्फ सिद्धांत की जांच करने में ही नहीं बल्कि सिद्धांत का निर्माण करने में तथा उसमें उपयुक्त परिमार्जन करने में भी मदद मिलती है। ये विशेष लाभ है। देखिए, एक तो थ्योरी जनरेशन का काम करता है क्रॉस कल्चरल रिसर्च, दूसरा मान लीजिए कोई थ्योरी है तो उसमें कोई अगर त्रुटि है तो उसे मॉडिफाई करने का भी काम करता है। नेक्स्ट लाभ है आपका इसका, यह एक ऐसा शोध है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन करने का मौका मिलता है। ऐसा लाभ अन्य किसी भी तरह के शोध में नहीं मिलता है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यवहार एक संस्कृति में अच्छा समझा जाता है तथा क्यों वही व्यवहार या उससे मिलता जुलता व्यवहार दूसरे संस्कृति में उतना अच्छा नहीं समझा जाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृति में लोग एक ही तरह के सामाजिक अवसरों जैसे शादी, विवाह, मृत्यु आदि पर भिन्न भिन्न ढंग से व्यवहार करते हैं आदि आदि। यानी ऐसे समस्याओं पर प्रकाश डालना अन्य दूसरे तरह के शोध की बस की बात नहीं है। नेक्स्ट 5वां है आपका, क्रॉस कल्चरल शोध में शोधकर्ता कई तरह के चरों का एक साथ अध्ययन सफलतापूर्वक कर लेता है। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर वह उसमें उचित परिवर्तन भी कर लेता है, क्योंकि इस तरह का शोध एक तरह का सर्वे शोध के समान होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण अधिक रहता है। देखिए, क्रॉस कल्चरल रिसर्च में एक फ़ायदा और है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण भी अधिक होता है। तो ये थे इसके मेरिट्स। अब हम डीमेरिट्स की बात करेंगे। तो देखिए क्या है डीमेरिट्स, इन सारे फर्स्ट डीमेरिट है इसकी, इस शोध में जो भी आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं उनमें कई कारणों से काफ़ी विभिन्नता होती देखी गई है। यानी कि जो भी डेटा कलेक्शन हम करते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या है कि इसका जो मेन कारण है वो है शोधकर्ताओं की अपनी क्षमता। यानी कि रिसर्चर जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा अपनी फील्ड में, डेटा उतना ही एक्यूरेट कलेक्शन होगा, और रिसर्चर अगर कच्चा है तो जाहिर सी बात है डेटा भी सही नहीं मिलेगा और निष्कर्ष गलत निकल जाएगा। यानी कि देखिए क्या लिखा है, कुछ शोधकर्ता काफ़ी प्रशिक्षित एवं कुशल होते हैं तथा कुछ में पर्याप्त अनुभव की कमी होती है। तो इसका रिजल्ट यही है कि निष्कर्ष में गड़बड़ी हो जाती है। आगे देखिए क्या है, क्रॉस कल्चरल रिसर्च में लोगों के खास व्यवहारों एवं प्रचलनों के अध्ययन पर अधिक बल डाला जाता है, परंतु उसमें व्याप्त वैयक्तिक विभिन्नताओं के बारे में शायद ही कभी अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। देखिए, क्रॉस कल्चरल रिसर्च की सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ पर हम किसी एक यूनिट यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हम जब भी अध्ययन करेंगे पूरे समूह का करेंगे, पूरे समाज का करेंगे, पूरी संस्कृति का करेंगे, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का। तो सबसे बड़ी कमी इसमें यही है। तो इससे होता क्या है, देखिए, इससे विभिन्न संस्कृतियों में व्यक्तियों के बीच होने वाले आपसी विभिन्नताओं को समझने में कोई मदद नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है इसका, क्रॉस कल्चरल रिसर्च में कुछ विधि या कार्य प्रणाली संबंधी समस्याएं भी आती हैं। देखो, जैसे मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या होता है, इससे पहले नुकसान क्या होता है। देखिए, जब मेथोडोलॉजी हमारी गड़बड़ हो जाएगी तो क्रॉस कल्चरल रिसर्च में होता है क्या, रिलायबिलिटी और जो वैलिडिटी है वो इफ़ेक्ट करती है, वो कम हो जाती है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कम हो जाती है, उस पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अब देखिए क्या मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे उत्पन्न होती हैं, दो रूप से उत्पन्न हो जाती हैं। या तो सैम्पलिंग सही सेलेक्ट नहीं हो पाई, यानी सैम्पलिंग से संबंधित समस्या, या फिर चर या वेरिएबल से संबंधित समस्या हो जाती है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सैम्पलिंग और वेरिएबल्स दोनों को मैंने अलग वीडियो बना रखा है, तो एक बार जाकर आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या है, प्रतिदर्शन कैसे वो करता है, अफेक्ट करता है। देखिए, सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग से संबंधित समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। प्रश्न यह उठता है कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च शोध में शोध की इकाई एक समाज होगा या जनजाति होगी, या एक भाषाई समूह होगा, या कुछ अन्य होगा।
देखिए सैम्पलिंग से संबंधित समस्या क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी यूनिट को तो लेते नहीं है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की तो बात करते नहीं है सैंपल के लिए। हम बात क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा सैंपल समाज होगा या कोई जनजाति होगी या कोई भाषा समूह होगा या कुछ अन्य हो गया। तो रिसर्चर क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि हम सैंपल्स को कैसे सेलेक्ट करें, यानी कि यह निश्चित नहीं हो पाता है कि जब इकाई ही निश्चित नहीं हो पाती है तो फिर उसका प्रतिदर्शन कैसे किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि यह मान लिया जाए कि शोध की इकाई एक खास भाषाई समूह है तो फिर उन समूहों से एक रैंडम सैंपल कैसे लिया जा सकता है। यानी मान लीजिए किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक लोगों को ही सैंपल सेलेक्ट करना है तो वो भी लेने में समस्या होती है। इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक समाधान क्रॉस कल्चरल रिसर्च में नहीं होता है और समस्या का समाधान बहुत हद तक शोधकर्ता की इच्छा एवं सूझबूझ पर छोड़ दी जाती है। तो इससे देखिए नुकसान क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो अपने हिसाब से सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेता है। तो जहाँ पर रिसर्चर अपने हिसाब से सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेता है वहाँ पर क्या आ जाती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। और जहाँ सब्जेक्टिविटी आ जाती है वहाँ पर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्रॉस कल्चरल रिसर्च में जो वेरिएबल्स हैं इस ढंग के होने चाहिए कि उसे उन गुणों या विशेषताओं के रूप में परिभाषित करना संभव हो जिसके आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की तुलना या वर्गीकरण करना संभव हो। ऐसे चर जब भौतिक पर्यावरण जैसे ताप, नमी, सर्दी आदि से या फिर जनसांख्यिकी प्रकृति, जन्म, मृत्यु आदि से संबंधित होते हैं तो उन्हें परिभाषित कर लेना आसान होता है। यानी अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स की बात हो रही है कि जो वेरिएबल्स हैं, अगर वेरिएबल्स जो हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सर्दी आदि या फिर मान लीजिए डेमोग्राफिकल कैरेक्टर से रिलेटेड है जैसे जन्म, मृत्यु आदि से संबंधित होते हैं तो ऐसे वेरिएबल्स को परिभाषित करना आसान हो जाता है। परंतु जब वेरिएबल्स या जो साइकोलॉजिकल नेचर के होते हैं जैसे किसी भी इंसान की प्रेरणा, विश्वास, इमोशंस, फीलिंग्स आदि को आप कैसे परिभाषित करेंगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें अलग अलग मात्रा में होती हैं, अलग अलग प्रकार से होती हैं। यानी अगर वेरिएबल जो है फिजिकल है तो डिफाइन किया जा सकता है, टेम्परेचर है, सर्दी है, गर्मी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर वेरिएबल साइकोलॉजिकल है जैसे प्रेरणा, विश्वास, संवेग, भाव, तो उसे ठीक ठीक परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी निष्कर्ष में गड़बड़ी आ जाती है। अब देखिए क्या है, ये दो मेन कमियां हैं इसमें। एक तो सैंपल सिलेक्शन की बात है, दूसरा वेरिएबल्स को सही से डिफाइन न कर पाने की बात है, ख़ास तौर से जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल होते हैं उससे। तो ये मेन कमी है इसकी। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया क्रॉस कल्चरल रिसर्च क्या होता है, इसके कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं और कौन से अप्रोच हैं इसके, साथ ही साथ इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ जैसे आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो पीजीटी साइकोलॉजी है, यहाँ पर आपका पीजीटी साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट के कंटेंट है। रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो एक बार इसको देख लीजिए। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। इसी तरीके से यूजीसी नेट एजुकेशन के कंटेंट है, पीजीटी एजुकेशन के हैं, तो सारे कंटेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो एक बार चैनल पर जाकर विजिट करके आप डिटेल में से देख सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी साइकोलॉजी, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी प्रकार के अपडेट्स पाना चाहते हैं, चाहे पीएचडी नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।